Assalamu alaikum. This is Muhammad Junaid Khan, your English tutor. Hope you are all fine. So due to corona pandemic, you people are well known. तो जो कि हमारा स्टडी सिस्टम है वो सारा ऑनलाइन हो गया। तो इट्स माय फर्स्ट ट्राई कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं फ़र्स्ट टाइम कोई ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ। तो अगर आपको कोई लेक्चर के बाद अगर आपको कोई भी मुश्किलात पेश आती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो आज हमारी बुक है जो हमने टुडे आवर एजेंडा और इज़ आवर टॉपिक इज़ एडवांस इंग्लिश। एडवांस इंग्लिश के बारे में हमने पढ़ना है। एडवांस इंग्लिश का मतलब आप कह सकते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश के मॉडर्न डेज़ में जो इंग्लिश के जो तरीके हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो वे है, उनको कैसे परसीव किया जाता है। और आप कोई चीज़ मिसाल के तौर पे अगर आप पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसके क्या क्या तरीके हैं, या इंफॉर्मेशन को हासिल करने के कितने तरीके हैं और उनको किस किस तरह और कब कब हासिल किया जा सकता है, क्या आइडियाज़ होते हैं। अगर आप कोई चीज़ मिसाल के तौर पे आप एक चीज़ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको उस चीज़ के बारे में कोई हाव नाव ही नहीं है, ठीक है, तो आप उसे कैसे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जो सबसे पहले आपने जो चीज़ इसमें पढ़नी है वो है आपका इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन ये होती है कि जो भी आपको कोई न्यू चीज़ हासिल होती है किसी भी चीज़ के बारे में, जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता था और अब आपको उसके बारे में पता लग रहा है, तो वो एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके नॉलेज में एक एडिशन होता है, इजाफा होता है। देयर इज़ अनदर फिदर इन योर कैप। एक और अचीवमेंट होती है आपकी कि आपने कोई ना कोई न्यू चीज़ लर्न की है जिससे आपके नॉलेज में इजाफा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई रीडिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको राइटर के बारे में पता होना चाहिए कि राइटर का मैसेज क्या है, वो व्हाट ही वांट्स टू कन्वे टू द रीडर्स, टू द ऑडियंस, व्हाट इज़ गोइंग या व्हाट वाज गोइंग इन हर और हिज माइंड व्हेन ही वाज राइटिंग और कन्वे हिज मैसेज, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस, हालात क्या थे, सिचुएशन क्या थी, क्यों लिखा उन्होंने। मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि कुछ नावल जैसे इंग्लिश लिटरेचर में कुछ नावल्स वगैरह वर्ल्ड वार 1 के दरमियान या वर्ल्ड वार 2 के दरमियान रखे गए, तो आपको पता होगा कि उसकी जो राइटिंग है, जो राइटर्स की जो नावल है, उसमें आपको इफ़ेक्ट नज़र आएगा वर्ल्ड वार 1 या वर्ल्ड वार 2 का, सर्कमस्टांसेस का इफ़ेक्ट नज़र आएगा। तो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो तो वो आपके ऊपर इम्पैक्ट उसके डलते हैं। तो इसी तरह जब एक राइटर कोई चीज़ लिखता है तो उसका भी उन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है। चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ जब आप गैदर करते हो, कलेक्ट करते हो, सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग होती है, आपने कहता था थिंक केयरफुली अबाउट द ऑथर मैसेज। एज आई हैव मैंशनड अर्लियर कि व्हेन यू आर थिंकिंग और रीडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी अवेयर व्हाट इज़ द राइटर मैसेज, व्हाट इज़ द राइटर वांट्स टू से, कि वो क्या कहना चाहता है असल में। तो तभी आपको समझ में आएगी ना कि आपने राइटर्स की थॉट्स को पिक करना है कि वो क्यों ये चीज़ एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक होता है। फिर जो राइटर एक मैसेज कन्वे करता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है स्टेटेड, एक होता है इम्प्लीकेशन। स्टेटेड होता है कि जो चीज़ें राइटर ने डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपके सामने पेश की होती हैं। आप जब रीडिंग करते हो या कोई बंदा बात कहता है तो उसका आयरनी होती है कि वो कहता कुछ और, उसका मतलब कुछ और होता है। ये स्टेटेड होता है कि उसने कुछ बात ढके छुपे अल्फाज में कह दी और कुछ बात उसने ओपनली कह दी। तो जब आपको राइटर के या ऑथर के मैसेज या ऑथर की मेंटालिटी का पता होगा ना, तो आपको पता लग जाएगा कि अब ये क्या कहना चाह रहा है। स्टेटेड का मतलब है कि कुछ चीज़ें वो डायरेक्टली कहा जाता है, जैसे कि आप क्रिकेट में भी देखते हो, ठीक है, आप बुक्स पढ़ते हो, कितनी रोज़मर्रा की एग्जांपल, आपके पॉलिटिशियंस कहते कुछ और हैं, उसका मतलब कुछ होता है, कुछ होता है डायरेक्टली कह देते हैं। ठीक है, जैसे इमरान खान पे क्रिटिसाइज़ करते हैं
बाकी पार्टीज़ वाले, मैं बाइस नहीं हो रहा ना, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं किस पार्टी से हूँ। जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ होते हैं डायरेक्टली कर देते हैं, लेकिन कुछ जो उनके अपनी पार्टी के बंदे होते हैं वो इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो जब आपको राइटर्स की इंटेंशन का पता होगा कि व्हाट ही वांट्स टू कन्वे टू अस, then you people will be able to comprehend what is the exact meaning of the writers, what is the exact purpose of the writer to convey this message to you. फिर फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं जो उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिए होते हैं। फिर जो इसमें सेकंड पॉइंट है थिंक केयरफुली में, वो आता है इम्प्लीकेशन, व्हाट वाज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है जो उसने ढके छुपे अल्फाज में राइटर ने अपना मैसेज को कन्वे किया है, रीड बिटवीन द लाइन, यानी कि मैसेज भी कन्वे कर दिया है और किसी को पता भी नहीं लगा। जिसे उर्दू में एक कोटेशन होती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो यहाँ पे वो ये चीज़ कर रहा है। अच्छा, इम्प्लीकेशन में क्या आता है कि रीडिंग, आपका जो थर्ड पॉइंट आता है रीडिंग क्लोजली। जब भी आप एडवांस इंग्लिश में आप जब कोई भी चीज़ रीड करते हैं तो उसको आपने क्लोजली रीड आउट करना है। रीड आउट का मतलब ये है कि आपने एक कोटेशन पढ़ी या कोई आपने हिस्ट्री से कोई चीज़ पढ़ी है तो आपने उसकी साइटेशन देखनी है। साइटेशन देखने का मतलब ये है कि इसका रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, आया कि बात ठीक है या नहीं। मिसाल के तौर पे आपको कोई बात कहता है, आप एक तो चीज़ एज इट इज़ परसीव कर लेते हो, लेकिन आप जब क्वेश्चनिंग करते हो, उससे क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देते हो कि नहीं भाई ये बात ऐसे कैसे, मैं इसको रीड आउट करूँगा। जब आप जाके देखते हो, डेप्थ में जाके देखते हो, तो आप उसकी साइटेशन देखते हो कि इसका बैकग्राउंड क्या है। आप टेक्सचुअल एविडेंस देखते हो कि टेक्स्ट का इसने एविडेंस कहाँ से हवाला दिया, क्या कोई प्रूफ है। ठीक है, जब आप रीडिंग कर रहे हो, अगर कोई बात कही है राइटर ने, क्या इसका प्रूफ है, ये आपने एक्टिव रीडिंग करनी है ना सारी। विच पार्ट बेस्ट स्पोर्ट्स टू आंसर एंड क्वेश्चन, कि कौन सा हिस्सा है जो आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन रेज कर रहे हैं तो कौन सा हिस्सा है टेक्स्ट का जो आपके क्वेश्चन को एक्यूरेटली एड्रेस कर रहा है। तो ये आपकी क्लोजली रीडिंग है। आपने ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, कीपिंग ऑल दीज थिंग इन योर माइंड, यू मस्ट रीड। अगर आप इन चीज़ों से डेविएट करते हो तो आप क्लोजली रीडिंग नहीं कर सकते। एक्टिव रीडिंग का मकसद यही है कि आपके, उसे कहते हैं ना कि आपके कान भी खुले हों, आंखें भी खुले हो, तो सारी चीज़ों को आपने एक्टिव करके ये चीज़ों को पढ़ना है, क्वेश्चनिंग करनी है चीज़ों को। ये चीज़ ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे हो सकती थी, पंखे का नाम पंखा क्यों है। डिटरमिन सेंट्रल आइडिया एंड थीम। सेंट्रल आइडिया जो राइटर का या जो बुक आप पढ़ रहे हैं और उसका जो थीम है उससे डेविएट नहीं करना, यानी कि रिमेनिंग विद इन द सेंट्रल आइडिया और थीम यू मस्ट स्टडी और रीड। आपको उस आइडियाज़ के अंदर ही और उस थीम के अंदर रहते हुए अपनी चीज़ों को आपने पढ़ना है। और डिटरमिन इसका मतलब है उस पर कायम रहे, उससे डेविएट नहीं करना। अगर आप उससे डेविएट कर लेते हो तो आप खुद से अज्यूम करते हो ना, फिर चीज़ें आपको उस तरह समझ नहीं आएंगी जैसे होनी चाहिए। समराइजिंग का मतलब होता है शॉर्ट करना। ठीक है, प्रपोजल जैसे आप कोई देता है तो आपने उसको समराइज़ करना, शॉर्ट करना चीज़ों को पढ़ते हुए। आपने अंडरस्टैंड करना है कि आया कि ये कॉज इफेक्ट है, कि पहले कोई वजह हुई थी जिसके बारे में ये स्टडी लिखी गई है। ये कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट का मतलब है कि जो पहले जो रीडिंग लिखी गई है और इस रीडिंग में क्या डिफरेंस है। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि एक आंसर क्वेश्चन पहले आता है, उसका जवाब बाद में आता है, ये कॉज इफेक्ट में आ जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है एक चीज़ राइटर ने जो पहले बयान की है और एक अब बयान की है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आया कि वो चीज़ बेहतर है या ये क्लोजली रीडिंग है ना। जब आप रीड करते हो, दोनों चीज़ों का कंट्रास्ट करते हो या कंपेयर करते हो दो चीज़ों को, तो तब आपको पता लगता है कि कौन सी राइटिंग ज़्यादा बेहतर है। रिलेशनशिप क्या है, अगर एक हिस्ट्री चलती आ रही है, आया कि हम इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री देखते हैं तो उनकी एक रिलेशनशिप है ना, शुरू से चलते आ रही है। कायद आज़म सर सैयद अहमद ख़ान, फिर कायद आज़म, फिर ये सारी चीज़ें इस तरह कॉन्टीन्यूसली चलती हैं, ये रिलेशनशिप है इसका। अच्छा, इंटरप्रिटेशन, वर्ड एंड फ्रेज़। इंटरप्रेट करना है वर्ड और फ्रेज़ का मतलब। बाज़ का आप रीड आउट कर रहे हो तो आपको वर्ड का मतलब पता नहीं चलता, लेकिन आप एक फ्रेज़ पूरी पढ़ के, एक लाइन पूरी पढ़ के उस वर्ड का मतलब आपको आ जाता है। या एक लाइन का पता नहीं लग रहा तो पूरा पैराग्राफ आपके पढ़ने के बाद आपको मतलब समझ में आ जाता है। तो ये चीज़ें आपने इंटरप्रेट करनी है खुद से। रीडिंग कोई मुश्किल नहीं है।
हमें भी चीज़ें नहीं आती, हमें भी हर लफ्ज़ का मतलब पता नहीं होता, लेकिन पैराग्राफ और लाइन पढ़ के आप कम से कम गैस कर सकते हैं, 80% तक आप उस लफ्ज़ तक पहुंच सकते हैं। अब सेकंड जो आपका टॉपिक है वो है फॉलो रिटन इंस्ट्रक्शंस। जब आप स्टडी करते हो तो कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं, कुछ हिदायत होती हैं जो कि आपने फॉलो करनी होती है। सबसे पहले प्रैक्टिस एक्टिव रीडिंग। रीडिंग करते हुए प्रैक्टिस एक्टिव रीडिंग करनी है आपने, यानी कि आपका पूरा फोकस स्टडी की तरफ हो। जब भी आप इस काबिल होगे कि आपको चीज़ें समझ में आए। अगर आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, आप पैसिव रीडिंग कर रहे हो, आप पढ़ते तो जाएंगे लफ्ज़ों को, लेकिन आपके माइंड पे उसका इम्प्रिंट नहीं होगा, तो इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर एक्टिव रीडिंग में आपने देखनी है कि ग्रामर कौन सी यूज़ हुई है, आया कि फ्रेज़ यूज़ हुए हैं, क्लॉजेज यूज़ हुए हैं। फ्रेज़ क्या होती है? अब जैसे मैं कहता हूँ ऑन द टेबल, अब ये एक फ्रेज़ है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऑन द टेबल इसका कोई मतलब नहीं है प्रॉपर, ठीक है, कि टेबल पे हमें नहीं पता टेबल पे क्या। क्लॉज ये होती है कि मिसाल के तौर पे द बुक ऑन द टेबल, अब हमें पता है कि जो बुक है ना वो टेबल के ऊपर है। आपने क्लॉज ही देखनी है। नाउन देखना है क्या है कि नाउन है या प्रोनाउन। नाउन किसी शख्स जगह चीज़ का नाम, प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। सेकंड आपका इसका प्रीव्यू एंड स्कीमिंग। प्रीव्यू का मतलब होता है कि जब आपने रीड आउट कर ली तो फिर उसको देखना है। एंड स्कीमिंग क्या होता है? टेक्स्ट को आपने स्किप करना। ये एक रीडिंग स्किल्स है, इसमें आप सारा टेक्स्ट नहीं पढ़ते। नॉट रीड ऑल टेक्स्ट, आप यू आर नॉट सपोज टू रीड ऑल द टेक्स्ट, ठीक है। स्किप द टेक्स्ट एज मच एज यू कैन। आपने ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट को स्किप करना है। मैं आपको एक नॉवल दे देता हूँ, आपको कहता हूँ 10 या 25 मिनट है आपके पास, एक दिन है, आपने पढ़ना है, तो आप कैसे पढ़ोगे? फिर आप स्किमिंग अप्लाई करोगे कि आपने स्किप करना। स्किमिंग का लफ्ज़ स्किप से निकला कि स्किप करना। जितना ज़्यादा आप टेक्स्ट स्किप करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ओनली रीड टाइटल, टॉपिक का टाइटल पढ़े, जो टॉपिक है उसका नेम पढ़े जो बोल्ड होता है। फर्स्ट लाइन ईच पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़े, ठीक है। इसके बाद आपने एग्जाम्पल्स को देखना। अगर आपको समझ नहीं आती तो एग्जाम्पल 2 से 3 बार आपने एग्जाम्पल पढ़नी है, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपने डायग्राम्स को देखना है कि जो डायग्राम होती है उसमें फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, वो इजीली इसे कहते हैं लकीरों की ज़ुबान, तो काफ़ी मैसेज आपको डायग्राम में कन्वे हो जाते हैं, तो आपने डायग्राम देखनी है। इसके बाद बोल्ड वर्ड केयरफुली, जो बोल्ड होते हैं ना वर्ड, जो बोल्ड की होते हैं, अंडरलाइन की होते हैं, टैलिक की होते हैं, तो इन चीज़ों को आपने केयरफुली पढ़ना होता है। ये आपकी एक्टिव रीडिंग में आ जाता है। चेक इट ट्वाइस, तो इन लफ्ज़ों को दोबारा आप देख लें, एक बार 2 बार देखें। जो थर्ड टॉपिक है आपका एक्टिव रीडिंग लॉन्ग टेक्स्ट बुक। अब आप एक लॉन्ग या टेक्स्ट बुक कोई पढ़ते हैं तो उसमें आपने एक्टिव रीडिंग कैसे करनी है? सर्वे करना है। मिसाल के तौर पे अब कोई टीम आती है, वो सर्वे करती है, वो आपसे सारी डिटेल तो नहीं पूछती, इन डीप डाउन वो डेप्थ में तो नहीं जाते, वो चीज़ों को ऊपर से चीज़ों को नोट करते हैं। मिसाल के तौर पे वो कोई सर्वे करते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, घर अपना और कौन क्या क्या करता है। उससे अब वो आपको उससे आइडिया हो जाता है सब लोगों को, ठीक है, आपके उसका। तो अगर आप एक लॉन्ग टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो उसको आपने कैसे पढ़ना है? उसके टाइटल्स को पढ़ना है, उसके अपने बिब्लियोग्राफी या उसके जो इंडेक्स वगैरह होता है आपने उसको पढ़ना है। तो आप सर्वे कर रहे हो, अपेरेंटली सर्वे करते हो। दूसरा आपने स्किम करना है। स्किमिंग जैसे हमने पहले देखा है कि आपने चीज़ों को स्किप करते जाना। ट्राई टू स्किप टेक्स्ट एज मच एज यू कैन। जितना टेक्स्ट आप स्किप कर सकते हो उतना आपने टेक्स्ट को स्किप करते जाना है, आपने सारा टेक्स्ट नहीं पढ़ना। इसके बाद सेक्शनिंग का मतलब होता है कि सेक्शन वाइज आपने पढ़ना है। आपने चीज़ों को सेक्शन बना लेने। अगर आप एक ही नशिस्त में सारी चीज़ पढ़ने बैठोगे तो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है वो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए जब आप चीज़ों को सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी चीज़ों को समझने में भी और रीड आउट करने में भी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें समझ में ना आए तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर।